यूरोपीय कंपनियों के आगमन। आधुनिक भारत जो है यहीं से मतलब शुरू होता है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन। देखिए, जब मैं यूरोपीय कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं दोस्त, तो भारत में आने वाले मुख्य रूप से 5 कंपनियां थीं। और किस लिए आ रही थी? अच्छा, यूरोप आप समझते हो कहाँ है यूरोप वर्ल्ड में? अगर मैं थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप बनाऊं, ये है साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, क्या है? अफ्रीका। और ये है आपका एशिया, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा। देखिए हुआ क्या था उस समय का सिनेरियो कुछ ऐसा था दोस्त कि ये सारे जो थे, ये यूरोप आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है यूरोप, ये यूरोप है। और जितनी भी अभी कंपनियों के बारे में बात करूंगा सारी यूरोप के हैं। तो इनको क्या जरूरत पड़ी भारत आने की? और क्या सबसे पहले पुर्तगाली जब आए थे तो इससे पहले यूरोप भारत के बारे में नहीं जानता था? जानता था, सब कुछ पता था, सब कुछ हो रहा था, पहले से व्यापार हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसा मुसीबत आ गया कि पहले इधर के रास्ते व्यापार हो रहा था। इसको कहते हैं स्थलीय मार्ग। क्या कहते थे? स्थलीय मार्ग, यानी जमीन टू जमीन। मतलब ये था अरब, बीच में क्या हुआ करता था? अरब देश। उस समय से क्या कहते थे? अरब देश। और अरब देश के रास्ते यूरोप वासी आते भारत, और भारत से सामान खरीद के यूरोप में लेके जाते और व्यापार करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इनको समस्या क्या हुआ कि अरबों से इनका झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। किससे? यूरोपियों से। और अरबों में झगड़ा हो गया। तो अब यूरोपीय इधर जाएंगे तो अरब क्या करेंगे? निपटा देंगे इनको। इस वजह से ये जाना इधर छोड़ दिए। और मान लो कोई इक्का दुक्का गया भी तो लूटपाट कर लेते थे अरबवासी। कहते थे कि नहीं, अब जो है इधर से व्यापार करने नहीं देंगे तुमको, तुम अब व्यापार नहीं कर सकते। अब जब यहां से जाना रास्ता बंद हुआ तो इनको लगा कि अब तो हम भारत से व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, दूसरा विकल्प क्या है? कोई विकल्प उनको दिख नहीं रहा था। तब एक व्यक्ति निकलता है सबसे पहले, कोलंबस। कौन निकलता है? कोलंबस। और कोलंबस स्पेन से निकलता है भारत की खोज के लिए। कब? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 में। लेकिन गलती से खोजना था भारत, खोज दिया अमेरिका। और गलती से यहां से इधर को आना था तो ये कहां चल गया? यहां से इधर। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने। याद रहेगा आपको? कब? 1400 ऊपर 1492 लिखो। 1992 कहां चले गए आप? 1992 आप बोल रहे हो, उसका मतलब भारत को आजाद कर दोगे क्या? 1947 में भारत आजाद हो गया। तो समझ में आया? तब कोलंबस जो है सफल नहीं हुआ भारत को खोज पाने में। तब एक और व्यक्ति 1496 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में निकलता है और वो सोचता है कि मैं भारत को खोज दूंगा। उसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यो डियाज। परंतु ये भी असफल रहता है, भारत तक नहीं पहुंच पाता। ये भी कहां तक पहुंचता है? यहां से निकलता और यहां आके भूल जाता है। इस जगह को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यहां तक आता है और यहां के बाद इसको समझ में नहीं आता अब कहां जाऊं मैं, भारत किधर है। क्योंकि जब की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, उस समय ना तो कोई नेविगेशन सिस्टम था, ना ही कोई व्यवस्था था, मतलब उस तरह का व्यवस्था। आज के दौर में आप देखते हैं कि ऐसे कंपास से चेक कर लेंगे, मोबाइल से एड्रेस पता कर लेंगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था जबकि मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी बेचारा फेल हो गया यहीं तक। लेकिन अंतोगत्वा कहते हैं ना कि अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। ये लोग लगे रहे, छोड़े नहीं। तब अंतोगत्वा ये जब गया यहां से बार्थोलोम्यो डियाज। कौन गया? बार्थोलोम्यो। जब वापस यहां से रिटर्न हुआ तो जाके मिला पुर्तगाल के एक नाविक से, जो गाइड हुआ करता था। उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये व्यक्ति 1498 में निकलता है। कहां से? पुर्तगाल से। और इसको यहां तक का रास्ता पता था, केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वो जाके बताया था बार्थोलोम्यो। तो जब यहां तक ये पहुंच गया तो कहते हैं ना किस्मत। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, किस्मत आपको कहीं और पहुंचा देता है। किस्मत कनेक्शन हुआ कि जब यहां पहुंचा तो यहां यानी हिंद महासागर में एक नाविक नाव लेके घूम रहा था। और वो नाविक कहां का था पता है? गुजरात का नाविक था, भारत के गुजरात का। वो गया था किसी सिलसिले में, सामान वामान छोड़ने गया होगा या किसी को पहुंचाने गया होगा। तो जब वो मिला तो इसने कहा कि मुझे भारत जाना है। तो ये नाविक तो बखूबी भारत से परिचित था कि गुजरात का था ही ये। तो कहा कि हाँ हम ले चलेंगे, हमारा काम ही यही है, बट पैसा लगेगा। बोला ठीक, हम देने को तैयार।
चलिए। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कब से कि पैदल आया होगा वास्को डी गामा? कैसे आया? हाँ, पानी वाले जहाज से आया था। तो पानी वाला जहाज वास्को डी गामा का पीछे पीछे, और जो नाविक था उसका जहाज आगे आगे, और ये सीधे लेके भारत यहां से लेके यहां पहुंचा दिया। इस तरह से वास्को डी गामा 1498 में भारत में पहुंच गया। हाँ, इसीलिए आप पढ़ते हैं बुक में कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। क्या इससे पहले भारत नहीं था? क्या था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए उसको श्रेय दिया जाता है। 1498 में। तो समझ गए? तो ये 1498 में एंटर करता है, और 1498 में जब भारत के कालीकट बंदरगाह में, कालीकट के बंदरगाह पर, जो वर्तमान नाम उसका कोझिकोड है, जो केरल राज्य में है, वहां पे पहुंचता है। और वहां का एक शासक हुआ करता था जमोरिन। क्या नाम था उसका? जमोरिन। उस जमोरिन ने इसका स्वागत करता है ढोल नगाड़ों को बजा के कि भाई हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में विदेशी आया है, कुछ पैसा वैसा जरूर देगा, कुछ ना कुछ तो करने ही आया होगा, व्यापार करने। क्योंकि ये लोग जानते थे कि व्यापार ये लोग करते थे तो आना बंद हो गया था, तो इनका भी दिनचर्या खराब हो रहा था, जो भारतीय थे। तो खुश हुआ, और यहां से वो ब्लैक पेपर, क्या खरीदा? ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। बच्चा डालते हो ना काली मिर्च खाने में, काली मिर्च खरीदा, और काली मिर्च खरीद के लेके गया। कहां से? भारत से। कहां? यूरोप। अब बताओ ऐसा क्या रीजन था कि काली मिर्च खरीद के लेके गया? हाँ, हमारे यहाँ मसाला होता है, वहाँ पर मसाला नहीं होता। हाँ, ये बात तो सच है। लेकिन मान लो सपोज दैट काली मिर्च की डिमांड इतनी थी कि जब ये लेके गया था तो 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना? 60 गुना। मतलब 10 रुपया का चीज 600 में। समझ लो, 10 रुपया का चीज 600 में। आप समझ रहे हो कितना समस्या है, मतलब कितना ज्यादा फायदा है। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था दोस्त, कितना ध्यान रखना कि काली मिर्च का तासीर कैसा? गर्म की ठंडा? गर्म। काली मिर्च क्या होता है? गर्म होता है, अपने तासीर के लिए जाना जाता है, गर्म होता है वो। और यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ के लोगों को सूट करता था काली मिर्च, क्योंकि उनको गर्म रखने में मदद करता था। जाओ बर्फीले जगह में तुम जाओगे तो बहुत ज्यादा वाइन पिया जाता है, शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, दारू जो पीते हैं ना अपन लोग, मतलब इधर भी पीते हैं लोग, बट ठंडे प्रदेशों में तुम जाओगे ना, अमेरिका और इंग्लैंड, ये सब में पार्टी में, जैसे यहाँ आपके यहाँ पार्टी में क्या चलता है? शरबत चलता है, वैसे वहाँ कॉकटेल चलता है। कॉकटेल बोलते हैं उसको, शराब। तो क्यों चलता है? क्योंकि वहाँ ठंड है, आपके जैसा कंडीशन नहीं है, ठंडा जगह है वो। अरे वैसे नहीं पीता है कि मतलब पी लिए एकदम घुलट गए, नॉर्मल, लेकिन चलता है पार्टी में, छोटे छोटे फंक्शन में चलता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि अरे तुम पी रहे हो, हाँ तुम पी रहे हो तो पियक्कड़ है, ऐसा वाला नहीं नेचर है। क्योंकि वहाँ मजबूरी है, लोगों का मजबूरी है, क्योंकि ठंडा जगह है वो। अगर वो नहीं पियेंगे तो उनका बॉडी गर्म नहीं रहेगा, और हम अगर ज़्यादा पियेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी गर्मी है। समझ रहे बात को? तो इसलिए इनको सूट करता था काली मिर्च, और काली मिर्च इनको चाहिए था। तो ऐसा जब हुआ, तो अब जैसे ही ये 60 गुना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा, और पुर्तगाल का वास्को डी गामा, तब पूरे शहर में होड़ मच गई। क्या होड़ मच गई कि अरे यार जो है कितना क्या है, भारत कहाँ से लाया है, कहाँ से इस खरीद लाया था? भारत से। तब हम लोग ही भारत जाएंगे। इसी चक्कर में 5 कंपनियां भारत में आ गई, 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आ गई। कौन कौन सी? तो यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और अंत में फ्रांसीसी। ये आने का क्रम था दोस्त। समझ में आया आपको? ये आने का क्रम था। और सब के सब शुरू में जब आए थे तो केवल और केवल क्या करने आए थे? व्यापार करने। क्या करने? व्यापार करने। लेकिन धीरे धीरे ये सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी और मात्र एक ही कंपनी बच जाएगी। कौन? अंग्रेज। और भारत को 200 साल की गुलामी के जंजीरों में जकड़ देगी। तो आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन डाल के ये 5 कंपनी का नाम लिखिए। तो अब पहला कंपनी लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे पुर्तगाली। लिखिएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा
वास्को डी गामा देखिए ऊपर लिखे हैं, गलती नहीं लिखना है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत में आने वाला, भारत में आने वाला, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय था, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय था। अगला पॉइंट, 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर, भारत के कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अगला पॉइंट, वहां उसका स्वागत, वहां उसका स्वागत, वहां उसका स्वागत, वहां उसका स्वागत हिंदू शासक, हिंदू शासक जमोरिन ने किया। वहां उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया, जमोरिन ने किया। जमोरिन ने किया। नोट नोट नोट, कालीकट का आधुनिक नाम, कालीकट का आधुनिक नाम, कालीकट का आधुनिक नाम, कालीकट का आधुनिक नाम कोझिकोड है। कोझिकोड, कोझिकोड, कोझिकोड है, कोझिकोड है, आधुनिक नाम कोझिकोड है। हो गया। अगला पॉइंट, भारत से मसाले ले जाकर, भारत से मसाले ले जाकर यूरोपीय बाजार में, यूरोपीय बाजार में, यूरोपीय बाजार में, यूरोपीय बाजार में 60 गुना, 60 गुना, 60 गुना दामों पर बेचा, 60 गुना दामों पर बेचा। अगला पॉइंट, वह पुनः 1502 में, 1502 में, वह पुनः 1502 में, वह पुनः 1502 में भारत आया, वह पुनः 1502 में भारत आया, पुनः 1502 में भारत आया। देखो बालक, वास्को डी गामा जो था पूरे 3 बार भारत आया है। एक बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524। 3 बार भारत आया है वो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है कि भारत, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है? 3 बार, याद रखिएगा।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। पूछेगा वास्को डिगामा कहाँ का निवासी या कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। यूरोप में तो सब देश है, ये सारे देश यूरोप के ही हैं, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। पुर्तगाल भी यूरोप में है, डच भी यूरोप में है, अंग्रेज भी यूरोप में है, डेनिश भी यूरोपीय हैं और फ्रांसीसी भी यूरोपीय हैं। ये पांचों के पांचों यूरोपीय ही हैं, इसीलिए आपका टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ध्यान से देखिए टॉपिक में क्या लिखा आपने? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, क्या ना, मतलब महादेश है ना। मतलब जैसे हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास, जैसे हम किस में हैं? एशिया में हैं। किस कॉन्टिनेंट में हम लोग हैं? किस महादेश में हैं? एशिया महादेश में हैं। अमेरिका महादेश में आप जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका महादेश यानी उत्तरी अमेरिका महादेश में अमेरिका भी है, कनाडा भी है, बहुत सारे देश हैं इसमें। जैसे दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे तो ब्राज़ील मिलेगा, क्यूबा मिलेगा, बहुत सारे देश ऐसे यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही अफ्रीका में आएंगे तो साउथ अफ्रीका, घाना, बहुत सारा देश है। वैसे ही यूरोप में अब जाएंगे तो ये सारे देश, इटली, पुर्तगाल, हॉलैंड, अंग्रेज यानी इंग्लैंड, डेनिश यानी डेनमार्क और फ्रांसीस यानी फ्रांस, ये सारे देश तो यही है ना, यूरोप के ही हैं। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, इसीलिए आपका हेडिंग है यूरोपीय कंपनियों के आगमन। समझ में आया? अच्छा, आप जब पढ़े होंगे 10वां उसवा तो एक चैप्टर होगा आपके पास, यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में वो औद्योगिकरण, पुनर्जागरण, सुना होगा आपने। 8वां में भी है, 10वां में भी है। तो पुनर्जागरण क्या था? यूरोप के लोग का क्यों इतना फैल रहे थे सब जगह? रेलवे का फॉर्म भर दिया आपने? भरा? कोई बात नहीं, खुशखबरी है, रेलवे 1,20,000 फॉर्म लेके आ रहा है, एनटीपीसी। हाँ, बस 2-3 महीने में एंट्री होने वाला है, 1 से 2 महीने में, जिसमें से ग्रुप डी का 1,00,000 और 20,000 समथिंग ग्रेजुएट लेवल पे। 18 कितना हो रहा है आपका? पूरा कंप्लीट 17। 5/2007 50 महीने में हो गया सर। कोई बात नहीं, अभी तो आएगा 2 महीने में, 1 महीने में आएगा। होते होते शायद आपका एज ना हो पाए, लेकिन इससे घबराना नहीं है, फिर अगला साल भी तो आएगा, लेकिन तैयारी भरपूर रखना है। सर ITI कर लेंगे तो उसमें मांगता है ITI? हाँ ठीक है, बट एक बात समझ लो बच्चा, मेरे हिसाब से जो मेरा राय है, तुम दुनिया भर के कोर्स करते हो, हमको हिसाब से वही कोर्स करो जिसका ज़रूरत है। जैसे कि देखो, ग्रुप डी के लिए क्या चाहिए? ग्रुप डी में बहुत सारा ट्रेड है, ठीक है ना, ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड में ITI मांगता है, बहुत सारे ट्रेड में नहीं मांगता, ठीक है, ITI कर लो, ज़रूरी है। बट इतना भी कोर्स नहीं करना है ना कि हम, जैसे देखो क्या होता है ना कि पंछी होता है, तो पंछी के विंग्स होते हैं, तो पंछी का हर विंग्स मतलब हर पंख एक ही डायरेक्शन में फड़फड़ाएगा, तभी पंछी आसमान में उड़ पाएगा। अगर हर विंग्स यानी हर पंख उसका अलग अलग डायरेक्शन में फड़फड़ाने लगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बात मेरा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात से, कि तुम ऐसा नहीं करो कहीं कि बहुत सारे कोर्स ज्वाइन करने के चक्कर में मेन चीज को ही छोड़ दो। एक बात तुम लिख के रख लो, जो 100 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, या जितना भी नंबर के क्वेश्चन का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में तुम्हें उन क्वेश्चन को हल करना ही पड़ेगा, तभी तुम लिस्ट में अपना नाम देख पाओगे। वरना क्या होगा? नॉलेज तो बहुत है, पढ़ाई तो हमने बहुत किया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये बहुत होता है। पढ़ाई तो हमने खूब किया, तो अब कभी कभी आदमी क्या करता है ना कि ये भूल जाता है डेली लाइफ के चक्कर में आने थे। ये बहुत लोग नहीं बताएगा, बट मैं बताता हूं आपको कि तुम कितना भी मेहनत करो,
रोज सुबह उठ के आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, रोज क्लास कर रहे हो, एकदम ही मिस नहीं कर रहे हो। अगर सफलता नहीं मिली ना, सफलता नहीं मिली ना, तो यही समाज पता है क्या कहेगा, जात रहन गाड़ी से घूमे, कहे ना क्या करता हूँ से घूमता हूँ से पढ़ता हूँ से, कहाँ कहीं भला इस रोज गाड़ी जाते रहे, पेट्रोलो जियान कैलस, घर का आटा गिल कैलस। ये जिंदगी है दोस्त, ये समाज ऐसा है ना, मरने के बाद भी दोस्त निकालता है। कोई मर जाएगा ना मोहल्ला में तो कहेगा ना अरे बढ़िया से खात ना रहे, हाई बीमारी रही हो बीमारी रही, और जिंदा होने पर तो ताना मारता ही मारता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरा सार इस बात से ये है कि तब आते हैं चिड़िया वाले बात पे कि अपने विंग्स को इतना ही फैलाओ और उस विंग्स को इतना सही डायरेक्शन दो कि सारा चीज एक ही डायरेक्शन में काम करे, तब तुम उड़ पाओगे, तब तुम उड़ पाओगे। वरना पता है क्या होगा, गिर जाओगे, फंस जाओगे बवंडर में। ये बवंडर है। अब हमको ये नहीं समझ में आता लोग क्या कर रहे हैं। देखो टीचर बनना है उनको, चलो जिसको शुरू से डिसाइड है कि हमको टीचर बनना है, इट इज ओके, दैट्स इट। लेकिन किसी ने डिसाइड किया कि मुझे दरोगा बनना है और इस बार टीचर में ज्यादा नौकरी हो गया तो लोग बीएड करने लग गए, डीएलएड। आप टारगेट बनाओ कि मुझे 4 एग्जाम पकड़ना है, कोई भी 4 एग्जाम 5 जो आपके रेंज में है, जो आप देना चाहते हैं। एक बार गोल बनाइए कि 4-5 एग्जाम पकड़ना है। 4-5 एग्जाम में कहां वीक पॉइंट है, एक डायरी रखो, उस पर लिखो कि मेरे को इस एग्जाम में मैथ आता है तो मैथ कितना सही है मेरा, मैथ का कौन कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ लिया। अच्छा जब मैंने पढ़ लिया तो क्या उस एग्जाम का क्वेश्चन मैं लगा ले रहा हूं बिना फंसे, ओके लगा ले रहा हूं, चलो डन, मैथ डन। अब जीएस, चलो जीएस में पढ़ रहा हूं, जीएस में जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया, क्या उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इससे कंप्लीट हो जा रहा है, तो हाँ हो जा रहा है, ओके डन। इंग्लिश, तो इंग्लिश देखेंगे। कहने का मतलब ये होता है स्मार्ट अप्रोच, इसी से तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। बाकी आए करने से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने का तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होता है। रामायण महाभारत तो है नहीं, सत्संग में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बात कथा सुनी लेंगे। यहां एक भी जान लो, तुम्हें अगर राजा बनना है दोस्त, तो जब दुनिया सो रही है तभी तुम्हें जगना पड़ेगा, तब तुम्हें जग के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ से अलग होना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। नहीं तो जब जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे तो इसका क्या गारंटी है कि तुम बन जाओगे, कोई गारंटी है? अब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो 100 क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन आज आपके टेस्ट दिया, कल क्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा, यहां बताऊंगा मैं सारा एक लाइन, क्यों क्या कैसे सही हो रहा है। तो सोचो कि वो 100 क्वेश्चन आपका हो गया ना, अच्छा उसका पूरा प्रिंट आपको मिल जाएगा, फिर बाद में भी रिवीजन कर सकते हो। रोज 100 क्वेश्चन करोगे तो बताओ महीना में कितना क्वेश्चन? 3000। आप ही से पूछ ले रहा हूं, 3000 महीना में हुआ? 5 महीना 6 महीना मतलब 6 महीना में कितना? 18,000। यही मैथ बनाओगे, 18,000। जाके लगाना कितना है? 100 या 150। 18,000 क्वेश्चन हल्का समझ रहे हो क्या? 18-20,000 हो जा रहा है सर 6 महीने। सोच लो, ये है पावर टेस्ट का। 20,000 क्वेश्चन तुम डिस्कस कर लिए, मजा ले कोई एग्जाम तुम्हारे छोड़वा दे आने के लिए। बशर्ते डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि इस प्रोसेस को तुम कितना शिद्दत से कर रहे हो। मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने शुरू ही कोचिंग ऐसे किया है कि टेस्ट भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ही आपको निखारेगा, आपको इंसान बनाएगा। अभी लेकिन टेस्ट आपको क्या करेगा, ये सिखा देगा कि कौन सा क्वेश्चन छूना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छूना है, कौन सा क्वेश्चन लगाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लगाना है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन नंबर काटने के लिए आया है, इसमें बहुत सारे आप मैथ के क्वेश्चन देखिएगा ना, छोटे छोटे एग्जाम में बनेगा ही नहीं, घंटा भर खा गया, बन ही नहीं रहा है, दिमाग में आइडिया नहीं रहा कैसे बनाए। तो पता है किस लिए दिया हुआ है? सारा टाइम खींचने के लिए कि आप लग जाओ उसी में, पहले ही लग जाओ उसी में, 10 मिनट अपना खराब कर लो, अब वो 10 मिनट लास्ट में भारी पड़ जाएगा, 10 क्वेश्चन छोड़वा देगा आपका। अरे आपको ये समझना है कि वो 10 मिनट हमारा खाएगा तो नंबर तो एक ही मिलेगा, तो लास्ट में उसको ट्राई करेंगे ना, पहले क्यों? ये सब लॉजिक है, ये सब टेस्ट ही आपको सिखा पाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे, बता सकते हैं लेकिन सीख नहीं पाएगा, अनुभव ही सिखा पाएगा। देखिए ये लोग टेस्ट दे रहे हैं जो अभी नहीं आए हैं, देते हैं, रोज देते हैं लोग, गए हैं कहीं, तो ये लोग का पहला दिन 17 नंबर आया था, दूसरा दिन 34 नंबर, तीसरा टेस्ट में 54 एवरेज था। देखिए कितना ग्रोथ हो रहा है। अब धीरे धीरे पता है क्या कहाँ जाएंगे ये लोग 70-80 तक चले जाएंगे,
20 टेस्ट जब कर लेंगे ना 70-80 मारने लगेंगे बिहार पुलिस के टेस्ट में। बस 70-80 मार लिए काम हो गया, क्या करना है, इससे ज़्यादा थोड़ी चाहिए, यही चाहिए। अब बिहार के एग्जाम में तो बहुत रिपीटेशन होता है। ठीक है, आपका 52 हो